बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा भारत में विविधता में एकता। उसी पर हम आगे चर्चा करते हुए पुनः अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। जो भारत में विविधताएं हैं, चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक विविधताएं हो, यह देश में एक तरह के केंद्रापसारी बल के रूप में कार्य करती है। केंद्रापसारी बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थात केंद्र से दूर जाने वाली शक्तियाँ, यानी जो विविधताएं हैं वह देश से दूर खींचने वाली फोर्स के रूप में कार्य करती हैं। जबकि जो एकताकारी बल हैं, जिसे हम यूनिफाइंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्राभिसारी बल के रूप में जान सकते हैं, ये जो एकता है वह एकताकारी बल है वह एक राष्ट्रीय विचार, चाहे एक राष्ट्रभाषा हो, चाहे एक संविधान हो, ये सभी तत्व मिलकर के देश में एकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, अर्थात एकताकारी बल के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश ने इन दोनों ही बल अर्थात केंद्रापसारी बल और केंद्राभिसारी बल अर्थात विविधता में विविधता युक्त केंद्रापसारी बल है और एकता युक्त केंद्राभिसारी बल, इन दोनों बलों के बीच में एक संतुलन स्थापित करके विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता हुआ भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं, उसी के कारण इसको एक भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूरोपियन विद्वान क्रेसी ने दी थी कि भारत एक विशाल उपमहाद्वीप के रूप में है। यह जो भौगोलिक विविधताएं हैं वह उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के दक्षिण में स्थित सभी देश जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, इन सभी में ये विविधताएं देखने को मिलती हैं और इसी कारण से इन सभी देशों को अर्थात भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सबको ही भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में किसी अन्य महाद्वीप की अपेक्षा अधिक विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अर्थात जिस तरह से जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं, जिसमें कि हिमालय से लेकर के दक्षिण के जो देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में जितनी विविधता देखने को मिलती है, उतनी ही विविधता भारत में भी देखने को मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में विश्व की सभी तरह की विविधताएं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे भौगोलिक हो, ये सभी तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत में यदि हम जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, भूगर्भिक दृष्टि से देखें, तो प्राचीन काल में पेंजिया क्या है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। पेंजिया जिसे वेगनर ने प्राचीन जो भूखंड था, यानी वर्तमान जो महाद्वीप महासागरों का रूप है, वह प्राचीन काल में पैलियोजोइक युग में एक विशाल भूखंड के रूप में आपस में सभी महाद्वीप मिले हुए थे और इसी विशाल भूखंड को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया था। अर्थात जो भारत में विविधता है देखने को मिलती है, चट्टानी विविधता जिसे हम कह सकते हैं, वह पेंजिया से लेकर के वर्तमान की नवीनतम शैलों में देखने को मिलती हैं। जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि अरावली, विंध्याचल, यानी अरावली जैसी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी से लेकर वर्तमान की हिमालय जैसी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, तो दूसरी तरफ भूमध्य रेखीय जलवायु से लेकर के टुंड्रा प्रकार की जलवायु भी भारत में देखने को मिलती हैं। इसी तरह से वनस्पतियां भी, चूंकि वनस्पति जलवायु से प्रभावित होती है, इसलिए भारत में जितनी तरह की जलवायु है उसी के अनुसार वनस्पतियों में भी विविधता देखने को मिलती है। इसी तरह से मिट्टियों में यदि हम विविधता देखें तो भारत में भूमध्य रेखीय लेटेराइट मिट्टी से लेकर के टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी तक भारत में पाई जाती हैं। भूमध्य रेखीय लेटेराइट मिट्टी दक्षिण के राज्यों में हम देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग या छत्तीसगढ़ है।
यहाँ पर भूमध्य रेखीय लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी हमें हिमालयी राज्यों में देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि सांस्कृतिक विविधता पर दृष्टिपात करें तो विश्व के जितने भी धर्म हैं, विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं और जितने भी विचार के लोग हैं, विश्व की जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो, चाहे वह प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक, चतुर्थक या पंचम हो, ये सभी तरह की आर्थिक क्रियाएं भी भारत में देखने को मिलती हैं। अर्थात भारत में प्रजाति, धर्म, विचार के, विश्व के जितने भी प्रजाति हैं, धर्म, विचार के लोग, विश्व की सभी आर्थिक क्रियाएं भारत में देखने को मिलती हैं और जिसके कारण हमारे देश में भौगोलिक उच्चावचीय प्रवाह अर्थात ड्रेनेज, जलवायु, मृदा, वनस्पति, मानव एवं उसकी क्रियाओं का क्रमिक विकास हुआ है। अर्थात भारत की भौगोलिक विविधताओं के कारण ही जो वर्तमान सांस्कृतिक परिदृश्य निर्मित हुआ है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न जातियां, धर्म, रीति रिवाज, खान पान आदि में विविधता, भिन्नता होने के बावजूद भी एक सर्वव्यापी एकता के दर्शन होते हैं। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में अलग अलग धर्म हैं, भारत में जो नृत्य है वो भी अलग अलग, हर प्रदेश के अलग अलग अपने क्लासिकल नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। इसी तरह से भारत में अलग अलग तरह के पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो पारिस्थितिकी हो, चाहे मानव निर्मित पर्यटक स्थल हो। इस तरह से अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट तत्व है। प्राचीन काल से ही अनेक प्रजातियां व जातियां यहाँ आकर बसती गई तथा भारतीयता में समाहित होती गई। परस्पर आदान प्रदान तथा अभिसार की प्रक्रिया द्वारा एक समन्वित भारतीय व्यक्तित्व का जन्म हुआ। यही कारण है कि यह बताना कठिन है कि भारतीय संस्कृति का कौन सा रूप अपना है और कौन सा पराया है। भौतिक रचना, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, खनिज तथा औद्योगिक संसाधनों की विविधता के कारण ही भारत में मानवीय तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों में भी विविधता पाई जाती है। इन सब के बावजूद भी तथापि समस्त तत्व एक समन्वित संस्कृति के सूत्र में बंधे हुए हैं। अर्थात विविध पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक दशाओं वाला जो हमारा देश है भारत, आज कृषि हो, उद्योग हो, विज्ञान एवं तकनीकी हो, चाहे अंतरिक्ष हो, संस्कृति हो, कला हो इत्यादि में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विश्व मानवता के समक्ष शांति एवं अहिंसा के अग्रदूत के रूप में उठ खड़ा हुआ है। बच्चों, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भारत में जो इस तरह की अनूठी जो विविधता में एकता रूपी जो लक्षण है, उसमें हम सब भारतीय विश्व कल्याण हेतु भारत भूमि पर भारतीय संसाधनों का अहर्निश एवं निर्वहनीय विकास करें, सतत विकास को बढ़ावा दें और भारत को पुनः जो विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होने में अपना पूर्ण योगदान दे। धन्यवाद।